नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, नाटकों के क्रम में हमारा ये आज का नाटक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सिंदूर की होली। और जिसके बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के साहित्यिक परिचय के बारे में और फिर उसके बाद नाटक के तत्वों के बारे में। तो दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। पंडित लक्ष्मी नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर नामक गांव में हुआ था। और उनके जो नाटक हैं दोस्तों, 1930 से 1950 के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी का हिंदी के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं दोस्तों। नाटकों के अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिली है दोस्तों, वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को मिली है। उपेन्द्र नाथ अश्क और उनके सहयोगी दोस्तों, ये कुछ नाटककार रहे हैं इनके साथ के, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको मिली है। और कुछ और छोटी छोटी बातें दोस्तों मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में और चीज़ परिचय में। तो इसके अलावा दोस्तों, उन पर पाश्चात्य नाटककार इंसन तथा मेटरलिंकी आदि का खासा प्रभाव रहा इनके नाटकों पर दोस्तों। और लेकिन फिर भी उनके एकांकियों जितने भी हैं उनमें भारत की आत्मा बसती है। यानी कि जो उनके उनके एकांकी हैं दोस्तों, उनमें फिर भी उनकी भारत की आत्मा बसती है। और उन्होंने लगभग 25 नाटकों में 100 एकांकियों का सृजन किया है अब तक। यानी कि बहुत बड़े नाटकों का उन्होंने सृजन किया है दोस्तों। 25 नाटक हैं और करीब लगभग 100 एकांकी हैं जिनका लेखन उन्होंने अब तक किया है दोस्तों। इसके अलावा इनके नाटक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं नवशिक्षियों द्वारा प्राय मंचित किए जाते रहे हैं। यानी कि इतने सारे नाटक लिखे हैं दोस्तों कि विद्यालयों में जो नाटक कला होती हैं और महाविद्यालयों में, और जो कुछ नए सीखने वाले लोग हैं उनके इन नाटकों पर नाट्य मंचन करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और दोस्तों महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने एकांकी की विषय वस्तु हमेशा पौराणिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को लिए हुए हैं। और उनके एकांकियों में पात्रों की जो संख्या होती है वो हमेशा कम होती है, जिससे कि नाटक को मंचन करने में कोई असुविधा ना हो। और मंचन के आधार पर अगर हम देखें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के जो नाटक हैं सबके सब सफल हैं दोस्तों। इसीलिए उन्होंने जो पृष्ठभूमि बनाई होती है, हमेशा जो पात्रों की जो लिया होता है वो कम ही लिए होते हैं, जिससे कि दिक्कत ना आए मंचन करने में। इसके अलावा दोस्तों, मिश्र जी पात्रों का चित्रांकन इस प्रकार करते हैं कि वे लेखक के मानस पुत्र ने लगकर जीते जागते अपने निजी जीवन को जीते हुए लगते हैं। यानी कि इतना अच्छा साधारणीकरण किया होता है दोस्तों इनके नाटकों के पात्रों ने, कि जब वो नाट्य शैली को पात्रण को करते हैं तो दोस्तों ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो लिखे हुए नाटक के पात्र न हो करके एक वो स्वयं निजी जीवन, हमारे खुद के जीवन से कहीं ना कहीं रिलेशन और उससे घुलते मिलते चित्र हमको प्रस्तुत होते हैं। हम यानी कि उनके नाटक में पूरी तरह से खो जाते हैं। ठीक है। अब इसके साथ कुछ और दोस्तों महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मिश्र जी की संवाद योजना जो है सार्थक है, आकर्षक है, सरल है, संक्षिप्त है, मर्मस्पर्शी है तथा नाटकीय गुणों से परिपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाटकीय मंचन की दृष्टि से सारे नाटक इनके सारे के सारे नाटक जो हैं वो बहुत ही परिपूर्ण हैं, सही हैं। तो उसी दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर दोस्तों संवाद योजना भी बहुत अच्छी दी है मिश्र जी ने। और इसके लिए डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र जी जो हैं वो क्या लिखते हैं, उनके शब्दों में क्या है मैं आपको बताऊंगा। मिश्र जी का मूल स्रोत यही है कि अतीत भारतीय नाट्य शास्त्र है और उनका यथार्थवाद व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि और यथार्थवाद संस्कृत नाटकों से ही मिलते जुलते हैं। तो यानी कि इनका जो मूल है दोस्तों वो हमारे हिंदी भारतीय शास्त्र के नाट्य शास्त्र से ही लिया गया है दोस्तों। छोटी छोटी बातें आगे और बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हुआ हमारा लक्ष्मी नारायण जी की जो साहित्यिक जीवन परिचय है उसके बारे में चर्चा हो गई। अब चलते हैं दोस्तों, सिंदूर की होली जो नाटक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि अभी तक कोई नेट में प्रश्न नहीं आया है, लेकिन पता नहीं कब कौन सा प्रश्न आ जाए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। सब सिलेबस में लगा हुआ हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम को रखते हुए सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिनमें उन्होंने चिरंतन नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया है दोस्तों। और नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये इसकी कथा वस्तु है एक तरह से, कि यहाँ पर नारी की जो समस्या है दोस्तों आधुनिक समाज में, उसको दर्शाया गया है दोस्तों। ठीक है।
और ये हम कह सकते हैं दोस्तों एक आधुनिक नाटक है। क्या है? एक आधुनिक नाटक है। कुछ और छोटी छोटी बातें हम उसमें बताएंगे। प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1934 ईस्वी है इसका, और इसमें 3 अंक है दोस्तों इस नाटक में। और इसके साथ कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इस नाटक के। इस नाटक में साधन संपन्न वर्ग की मानसिकता का चित्रण किया गया है। यानी कि अब तक जो हम नाटक देखते थे वो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के देखते थे, वो नहीं है। यहाँ पर क्या है? साधन संपन्न यानी कि उच्च वर्ग की मानसिकता का चित्रण इस नाटक में किया गया है। नाटक में रोमांटिक भावुकता और यथार्थ पुष्टि बुद्धिवाद से टकराट इस नाटक के अंदर दिखाई जाएगी दोस्तों। तो एक तरफ तो रोमांटिक भावुकता होगी और दूसरा यथार्थ बुद्धिवाद होगा। ठीक है। दूसरा है निस्वार्थ व आदर्श प्रेम का अंकन इस नाटक में किया गया है। भ्रष्ट कानून व्यवस्था का चित्रण इस नाटक में किया गया है। और साथ ही साथ समाज में विधवा का सम्मान एवं विधवा विवाह का प्रश्न, ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है दोस्तों इस नाटककार के नाटक लिखने का। तो ये भी इसमें दर्शाया गया है। और साथ ही नाटक में जैसा कर्म वैसा ही फल की अभिव्यक्ति हुई है इस नाटक के अंतर्गत। और साथ ही साथ गुनहगारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा व निर्दोष की हत्या, ये सब इस नाटक की घटनाएं हैं दोस्तों। ठीक है। तो इन घटनाओं पर आधारित ये नाटक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। तो आधुनिकीकरण की जो पूरी पृष्ठभूमि दोस्तों दिखती है, और एक समस्या मूलक नाटक कह सकते हैं हम दोस्तों, बिल्कुल कि समस्या मूलक नाटक है दोस्तों ये। और कुछ छोटी बातें हम आपको और साथ ही साथ बताएंगे, जैसे कि हम कहेंगे दोस्तों लक्ष्मी नारायण भारद्वाज के अनुसार चंद्रकला यानी कि चंद्रकांता है दोस्तों। ये चंद्रकांता ने सिंदूर की होली खेली है। उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। ठीक है दोस्तों। इनका कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, इसकी जो प्रमुख नारी पात्र है दोस्तों, एक नारी प्रमुख उपन्यास है दोस्तों, वो है, उसका नाम था चंद्रकांता, जो कि मैंने इसमें चंद्रकला लिखा हुआ है, वो चंद्रकांता है दोस्तों। और उसके ऊपर ये बात लक्ष्मीनारायण भारद्वाज जी ने एक अपना कथन कहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, या हमसे कोई भी अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम नाटक की जो पात्र संयोजन है उस पर चलते हैं। पात्रों का संयोजन किस प्रकार किया है नाटककार ने, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मुरारी लाल आता है, जो कि एक डिप्टी कमिश्नर हैं, और मात्र 10,000 रुपये की घूस लेकर वो रजनीकांत नामक लड़की की हत्या का मार्ग निरापद कर देते हैं। तो दोस्तों ये रजनीकांत कौन है? रजनीकांत इनकी पुत्री का प्रेमी है, यानी कि मुरारी लाल की पुत्री जो है वो है चंद्रकांता, जो कि इस प्रमुख नायिका है इस रचनाकार की। और ये नायिका प्रधान नाटक है दोस्तों, तो इसलिए चंद्रकांता नायिका है और नायिका प्रधान ये नाटक है। उसके ये पिता होते हैं मुरारी लाल। दूसरा है दोस्तों चंद्रकांता, जो कि मुरारी लाल की लड़की यानी पुत्री है, जो रजनीकांत से प्रेम करती है, और वह जानते हुए भी रजनीकांत से प्रेम करती है क्योंकि वो एक विवाहित पुरुष है। और यहाँ अविवाहित चंद्रकांता अविवाहित होते हुए मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग से सिंदूर डलवाकर उसकी विधवा बन जाती है दोस्तों। तो यहाँ आधुनिकीकरण का जो भी मार्मिक चित्रण दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। आधुनिक सोच और आधुनिक नारी का जो चित्रण है दोस्तों, इसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊँगा कथानक के सार में। तो अब तीसरा जो दोस्तों इसमें पात्र है वो है भगवंत सिंह, जो कि एक रजनीकांत का हत्यारा होता है, जिसने कि रजनीकांत को मारा होता है। और इसके अलावा रजनीकांत जो है वो एक अचेत युवक तथा चंद्रकांता का प्रेमी होता है। और इसके अलावा अन्य पात्र हैं, जैसे महिर अली मुंशी होते हैं, भगवंत सिंह हरिनंदन सिंह होते हैं। इसके अलावा मनोज कुमार, मनोरमा वह डॉक्टर, एक डॉक्टर है, और जो कि हॉस्पिटल का सीन दिया गया है वहाँ डॉक्टर का। और ये सब बेस्ट दोस्तों पात्र हैं नाटक में, ज़्यादा पात्र नहीं है। तो जो पात्र संयोजन है दोस्तों इसमें नाटककार का बहुत ही सुंदर है और सटीक है, बहुत सुंदर है। नाटक मंचन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल बनाया गया है दोस्तों। तो अब आगे दो छोटी छोटी बातें मैं और आपको बताऊंगा। जैसे अगर हम नाटक की समीक्षा करें तो समीक्षा में क्या आएगा, इस नाटक में दोस्तों 2 पात्र हैं, एक है मनोरमा और एक है चंद्रकांता। ठीक है, जो एक दूसरे के विरोधी हैं, और पूरी की पूरी जो नाटक है दोस्तों इन दोनों के संवादों पर डिपेंड करती है। मनोरमा हमेशा वैधता का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिज्म प्रेम का समर्थन करती है। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और जबकि रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है, यानी कि खुद की जो अपनी तर्कशैली है खुद नाटक के अंत में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा मिश्र जी ने व्यक्तित्व में दोनों तत्व पाए जाते हैं,
और देखो दोस्तों, नाटककार की जो नाटक शैली है वो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ इस पंक्ति के माध्यम से कि वो भीतर से तो भाविक हैं परंतु बाहर से बुद्धिवादी हैं। यह एक नाटक शैली है इन मिश्र जी की। तो दोस्तों एक ये नाटक शैली के बारे में ये पंक्ति है, ये इनकी भाषा या शैली पर हम आधारित ये पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी आगे चलते हैं और ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नाटक के प्रमुख दृश्य या प्रमुख अंकन या प्रमुख चीज़ें जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, वो नाटक की मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम नाटक के बारे में जान लेते हैं। चंद्रकांता जो होती है वो डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान होती है और उसकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है तथा उसके मुख पर एक प्रकार की सरलता व अल्लड़पन हमको दिखाई देता है इस नाटक के अंतर्गत। चंद्रकांता का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा जो है वो पाश्चात्य वातावरण में हुई है, इसी कारण उसके विचार जो है वो व्यवहार में स्वच्छंद हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ये कहानी का एक मूल रूप मैं आपको दिखा रहा हूँ, महत्वपूर्ण दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विश्वनाथ प्रसाद जी हैं उन्होंने खुद लिखा है इनके चंद्रकांता के बारे में कि चंद्रकांता एक नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है, उनके नए शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये समालोचना है जो की है विश्वनाथ जी ने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इनका कथन। आगे चलते हैं। चंद्रकांता स्वच्छंद तथा अनुमुक्त प्रेम की पक्षधार है। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है तथा यह जानते हुए कि रजनीकांत एक विवाहित है तथा उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती है पूरे नाटक में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके नाटक के जो कथानक है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकांता अपना श्रृंगार करती है, गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है कि आज मैं विधवा हो गई। इसके उन्माद पर मनोरम दुखी होकर उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकांता अपने वैधत्य को आत्मज्ञान करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक इस नाटक की पंक्तियाँ ही हैं बेसिकली। अगर पंक्ति के रूप में भी अगर ये आ जाते हैं क्वेश्चन तो आप इनको गलत ना समझिएगा। यहाँ पर ये सिर्फ ये रियल दृश्य हैं इस नाटक के दोस्तों और रियल पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियों के आधार पर भी आप इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों मैं इसमें बताऊँगा। जैसे चंद्रकांता आधुनिक विचारों वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि वो कहती है कि नारी जो है वो स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। चंद्रकांता स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया, स्वयं ने, वो कहती है। चंद्रकांता का कहने का तात्पर्य है बेसिकली, तो नाटककार का कहने का तात्पर्य है जो अपने पात्र के माध्यम से कहलवा रहे हैं मिश्र जी कि स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकांता का मत है कि पुरुषों ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें मिश्र जी ने कही है अपने नारी पात्र के आधार पर दोस्तों कहलवाई है। तो जो कि और ये कथन जो कि त्यों अगर आ भी जाते हैं तो आप पहचान जाना कि चंद्रकांता के कथन है। तो और वैसे भी हमारे ग्रुप में दोस्तों नारी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो ये नाटक बहुत ही प्रिय रहेगा। ठीक है, बहुत गहराई से दोस्तों समझना और सुननेगा। सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथियों को मैं अनुग्रह करूँगा। इसके साथ ही चंद्रकांता जो है वो कहती है कि नारी तन से नहीं मन से भी कोमल होती है और पुरुषों से नारी की इस दुर्बलता का अनुचित लाभ हमेशा उठाया है। ठीक है, और इसके अलावा चंद्रकांता के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कही हैं यहाँ पर चंद्रकांता ने, और ये सब चंद्रकांता से कहलवाई हुई बातें किसकी हैं? मिश्र जी की हैं। तो मैंने कहा ना, आधुनिक नारी का पूरा चित्रण यहाँ पर किया है, बशर्ते कि उस चित्रण को सही रूप में लेना है, गलत में नहीं। नारी को नारी से उभरना है, प्रभाव नहीं डालना। ठीक है, अपना वर्चस्व नहीं बदलाना, सिर्फ प्रभाव बनाना है, जैसे कि पारिवारिक संबंध सही बने रहें, इसका गलत उपयोग भी नहीं करना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों नाटक के महत्वपूर्ण कथन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह कथन चंद्रकांता का और बहुत दोस्तों इस नाटक का मूल मंत्र है। यह मूल मंत्र है, इसका टैगलाइन है इस नाटक की। कला की भावना जिसके भीतर नहीं होती, शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों के साथ ही होता है। ये मनोरमा का कथन है। और कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती, यह भी मनोरमा का कथन है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, यह रोग तो मनुष्यता का है, यह कहना है मनोरमा का। तो दोस्तों इस नाटक में सबसे ज़्यादा जो कथन है वो मनोरमा और चंद्रकांता के मैंने आपको सारे दिखाई दिए, और इसके साथ ही कुछ और हैं मनोज कुमार के।
इसके अलावा इसके अलावा पुरुष प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री और जीवन का सबसे सुंदर और कठोर सत्य यही है, यह कहना है मनोरमा जी का। इसके अलावा स्त्री का ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि का कोई स्थान नहीं था, उसी प्रकार स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों यह कहना है मनोज कुमार का। और प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए है कि वे प्रेम करती है। तो दोस्तों यह कथन है मनोज कुमार का, यानी कि कितनी बड़ी बात है दोस्तों इस कथनों में दिखाई गई हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। और है रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्तुति की मर्यादा बिगड़ गई है, यह कहना है दोस्तों चंद्रकांता का। ठीक है। और इसके अलावा मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है और मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है, यह कथन चंद्रकांता का है। अपनी इस स्थिति के लिए स्त्री स्वयं दोषी है दोस्तों, तो यह कथन भी कौन किसका है, चंद्रकांता का है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से इस नाटक का मैंने पूरा मूल तत्व मूल सार आपको दे दिया। और जो लोग हैं जो अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कुछ भी और पूछना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के, तो वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पर।